मैं एक शादीशुदा रानी होने के बजाय एक अकेली भिखारिन होना ज्यादा पसंद करूंगी। जरा सोचिए, रानी एलिजाबेथ प्रथम का ये बयान कितना पावरफुल है। ये सिर्फ एक पुराना ऐतिहासिक कोट नहीं है, बल्कि अपनी आज़ादी को हर हाल में बचाए रखने और किसी के आगे न झुकने की एक अचूक रणनीति है। इतिहास में जब हम ताकत और सत्ता के खेल को देखते हैं ना, तो पता चलता है कि असली पावर अक्सर उन लोगों के पास नहीं होती जो सबसे तेज तलवार चलाते हैं, बल्कि असली पावर उनके पास होती है जो खुद को किसी एक पक्ष में बांधने से साफ इनकार कर देते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस और कुशलता से तटस्थ रहने के सिद्धांत का एक डीप डाइव करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे इतिहास की कुछ सबसे चतुर हस्तियों ने अपनी आज़ादी बनाए रखकर और किसी के भी प्रति पूरी तरह से कमिट न होकर दूसरों को अपने इशारों पर नचाया। तो तैयार हो जाइए इतिहास की कुछ सबसे शानदार राजनीतिक रणनीतियों के सफर के लिए। तो चलिए देखते हैं आज के इस एक्सप्लेनर में हम किन मुख्य बातों पर चर्चा करने वाले हैं। पहला, वफादारी का भ्रम। दूसरा, कैसे हर किसी के आकर्षण का केंद्र बने। तीसरा, आपसी झगड़ों से खुद को ऊपर रखना। और चौथा, इस रणनीति को हद से ज्यादा इस्तेमाल करने के खतरे। चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, वफादारी का भ्रम और पक्ष चुनने का जाल। देखिए, बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि किसी एक पक्ष को चुनना और उसके प्रति वफादार रहना सम्मान की बात है ना? लेकिन सच बताऊं तो जब बात प्रभाव और सत्ता की आती है तो बहुत जल्दी किसी का पक्ष लेना आपके लिए एक बहुत बड़ा जाल साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसा करते ही आप अनजाने में खुद को दूसरों के कंट्रोल में दे देते हैं। अब ये मास्टरफुल न्यूट्रलिटी या कुशलता से तटस्थ रहना आखिर है क्या? सीधी शब्दों में कहें तो इसका मतलब है अपनी आज़ादी को पूरी सख्ती से होल्ड करके रखना। जब आप ऐसा करते हैं तो आप विरोधी पक्षों को एक दूसरे के खिलाफ बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जब आप खुद को किसी एक पक्ष को नहीं सौंपते तो आप बाकी सभी को अपने पीछे भागने पर मजबूर कर देते हैं। सच कहूँ तो कमिट ना करना ही असल में पूरी सिचुएशन का मास्टर बनना है। इसे दो अलग अलग माइंडसेट से समझते हैं। एक तरफ वो व्यक्ति है जो बिना सोचे समझे बस भावनाओं में बहकर किसी की भी मदद करने दौड़ पड़ता है। उसकी मदद इतनी आसानी से मिल जाती है कि लोग उसकी कद्र करना ही छोड़ देते हैं और वो अपना सम्मान खो बैठता है। वही दूसरी तरफ है मास्टर। वो खुद को हमेशा पीछे रखता है, आसानी से अवेलेबल नहीं होता। नतीजा क्या होता है? लोग उसका सपोर्ट पाने के लिए मिन्नतें करते हैं और कंट्रोल हमेशा उसी के हाथ में रहता है। ये इंसानी फितरत है दोस्तों। जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कोई कदर नहीं करता। अब आते हैं हमारे दूसरे खंड पर, सबका आकर्षण बने। ये डिजायर या चाहत की एक आक्रामक रणनीति है। इसे समझने के लिए रानी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल की कहानी से बेहतर और क्या हो सकता है। 1558 में जब वो गद्दी पर बैठीं तो उन पर शादी करने का बहुत भारी दबाव था। इंग्लैंड के लोगों से लेकर स्पेन, स्वीडन और फ्रांस के राजाओं तक हर कोई उनसे शादी करना चाहता था। क्यों? क्योंकि इससे इंग्लैंड के साथ उनका पावरफुल गठबंधन पक्का हो जाता। लेकिन एलिजाबेथ बहुत चालाक थीं। उन्होंने सालों तक इस फैसले को लटकाए रखा। 1570 में उन्होंने फ्रांस के साथ एक गठबंधन का इशारा किया, फ्रांसीसी ड्यूक को खूब उम्मीदें दीं। लेकिन 1582 में जैसे ही इंग्लैंड और फ्रांस के बीच शांति समझौता पक्का हो गया, उन्होंने बड़ी ही चतुराई से इस रिश्ते को तोड़ दिया। उन्होंने जीवन भर इस विवाह के वादे को अपनी सबसे बड़ी कूटनीति की तरह इस्तेमाल किया। और इसी शानदार अप्रोच को हम वर्जिन क्वीन स्ट्रैटेजी कह सकते हैं। इसका सीधा सा रूल है, दूसरों को उम्मीद दो लेकिन उन्हें कभी पूरी तरह से संतुष्ट मत करो। एलिजाबेथ एक ऐसे सूरज की तरह बन गई थी जिसके चारों ओर उनके चाहने वाले ग्रहों की तरह चक्कर तो लगाते रहे, लेकिन कोई कभी उनके करीब नहीं आ सका। जरा सोचिए, अगर वो किसी एक को चुन लेती तो उनका ये सारा जादू और उनकी असली ताकत उसी पल खत्म हो जाती। इतिहास में इसी रणनीति का एक और कमाल का उदाहरण ग्रीस के नेता एल्सिबाइडीज का है। 414 ईसा पूर्व में वो एथेंस की सेना के लीडर थे, लेकिन जब उन पर कुछ झूठे आरोप लगे तो वो वहां से भाग निकले और सीधे अपने दुश्मनों यानी स्पार्टा के साथ जा मिले। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वहां भी बात नहीं बनी तो वो फारसियों के दरबार में जा पहुंचे। अब मजेदार बात देखिए, एथेंस और स्पार्टा दोनों ही उन्हें अपनी तरफ करना चाहते थे क्योंकि उनका फारसियों पर अच्छा खासा प्रभाव था। एल्सिबाइडीज ने खुद को ठीक बीच में रखा, वादे सबसे किए लेकिन बंधे किसी से भी नहीं। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ पुराने जमाने में होता था। 1968 की अमेरिकी राजनीति को ही ले लीजिए। हेनरी किसिंजर ने पेरिस शांति वार्ता की अंदरूनी जानकारी रिचर्ड निक्सन और ह्यूबर्ट हम्फ्रे दोनों ही पक्षों को दी।
उनका लक्ष्य ये नहीं था कि कोई एक पक्ष जीते, बल्कि उनका लक्ष्य था कि चुनाव कोई भी जीते, उनका अपना पद बिल्कुल सुरक्षित रहना चाहिए। आर्ट की दुनिया में भी यही होता है। पाब्लो पिकासो ने कभी भी किसी एक आर्ट डीलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। इससे डीलरों के बीच होड़ मच गई और पिकासो की पेंटिंग्स के दाम आसमान छूने लगे। तो देखा आपने, इंडिपेंडेंट रहना हर फील्ड में आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो फिर इस आक्रामक रणनीति के मेन स्टेप्स आखिर हैं क्या? चलिए इन्हें ब्रेक डाउन करते हैं। पहला, किसी भी चीज या इंसान के प्रति पूरी तरह कमिट करने से साफ इनकार कर दें। दूसरा, खुद को ऐसा बनाएं जिसे आसानी से समझा या हासिल न किया जा सके, थोड़ा मिस्टीरियस रहें। तीसरा, लोगों का इंटरेस्ट जगाएं और उनसे मिलने वाले फायदों या तोहफों को खुशी खुशी स्वीकार करें। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, इन सब के बीच अंदर से पूरी तरह से अलग थलग या तटस्थ रहें। किसी के भी एहसान के बोझ तले कभी नहीं दबना है। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे ध्यान अपनी तरफ खींचकर पावर बढ़ाई जाती है, जो कि एक अटैकिंग या आक्रामक तरीका है। लेकिन इस पूरी फिलॉसफी का एक दूसरा पहलू भी है, बचाव का पहलू। जहां अटैकिंग अप्रोच का मकसद लोगों के मन में उम्मीद और चाहत जगाना है, वहीं डिफेंसिव अप्रोच का मकसद है दूसरों के फालतू के झगड़ों में फंसने से बचना और अपनी खुद की एनर्जी को सेव करके रखना। और यही हमें हमारे तीसरे खंड पर लाता है, विवादों से ऊपर उठना यानी बचाव की रणनीति। आपने चील, कौवे और लोमड़ी की वो पुरानी कहानी तो सुनी ही होगी। जब चील और कौवे आसमान में किसी शिकार के लिए आपस में बुरी तरह लड़कर खुद को थका लेते हैं, तो जमीन पर कमजोर सी दिखने वाली लोमड़ी चुपचाप इंतजार करती है और मौका मिलते ही उस शिकार को मजे से खा जाती है। इसका सीधा सा मतलब है, शक्तिशाली लोगों के आपसी झगड़े का असली फायदा हमेशा उस इंसान को मिलता है जो उस झगड़े से बाहर रहकर शांति से तमाशा देखता है। इस डिफेंसिव अप्रोच को इटली की राजकुमारी इसाबेला डी एस्टे से बेहतर शायद ही कोई समझा सकता है। 15वीं सदी के आखिर में इटली कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था जो हमेशा आपस में लड़ते करते रहते थे। इसाबेला का एक बहुत ही छोटा सा राज्य था मंटुआ, जो बिल्कुल इन सब के बीच में फंसा हुआ था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने फ्रांस के राजा को अपने आकर्षण से लुभाया, खूंखार सिज़ेर बोर्जिया को महंगे तोहफे देकर शांत रखा और पोप जूलियस द्वितीय के समय में फ्रांस और पोप के बीच एक गजब का बैलेंस बनाकर रखा। उन्होंने कभी किसी एक का खुलकर साथ नहीं दिया, लेकिन हर किसी को ये फील करवाया कि वो उनकी दोस्त हैं। नतीजा ये हुआ कि जब बड़े बड़े साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गए, तब भी उनका वो छोटा सा राज्य फलता फूलता रहा। झाड़ियों का ये रूपक मुझे बहुत ही दिलचस्प लगता है। आप इसे ऐसे इमेजिन कीजिए, एक घने जंगल में एक झाड़ी दूसरी झाड़ी के कांटों में बुरी तरह उलझ जाती है और वे एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकती हैं। जो पौधा इस पूरी उलझन से अपनी दूरी बनाए रखता है, सिर्फ वही इन झाड़ियों से ऊपर उठकर एक बड़ा पेड़ बन पाता है। बिल्कुल इसी तरह दूसरों के इमोशंस और लड़ाइयों के कांटों में उलझना आपकी खुद की ग्रोथ को रोक देता है। तो इस डिफेंसिव रणनीति के गोल्डन रूल्स क्या हैं? बहुत सिंपल है। बाहर से हमेशा ऐसा दिखाइए कि आप बहुत इंटरेस्टेड हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन लड़ाई दूसरों को ही लड़ने दीजिए। अपने इमोशंस को उस पूरे ड्रामे से बिल्कुल अलग रखिए। और सबसे जरूरी बात, अपना कदम तभी आगे बढ़ाइए जब दोनों लड़ने वाले पक्ष पूरी तरह से थककर चूर हो जाएं। ये कोई इमोशनल गेम नहीं है, ये पूरी तरह से ठंडे दिमाग और लॉजिक से काम लेने का तरीका है। लेकिन 14वीं सदी के इटली में कैस्ट्रूशियो कास्ट्राकानी ने तो इस गेम को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। पिस्तोया नाम के शहर पर कब्जा करने के लिए उन्होंने क्या किया? शहर के अंदर 2 गुट लड़ रहे थे, ब्लैक्स और वाइट्स। उन्होंने छुपकर दोनों ही गुटों को अपनी मदद का पक्का वादा कर दिया। दोनों गुट खुश हो गए और उन्होंने कैस्ट्रूशियो के सैनिकों के लिए शहर के दरवाजे खोल दिए। और फिर क्या हुआ? कैस्ट्रूशियो की सेनाओं ने अंदर आकर दोनों ही गुटों का सफाया कर दिया और पूरे शहर पर अपना कब्जा कर लिया। उन्होंने किसी का पक्ष नहीं लिया था, बस उन दोनों की बेवकूफ़ी और लड़ाई का पूरा फायदा उठाया। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे और आखिरी खंड की तरफ, अति का खतरा और कब हमें वाकई में कमिट करना चाहिए। देखिए, हर बेहतरीन रणनीति की तरह इस न्यूट्रलिटी की भी अपनी कुछ लिमिट्स हैं। तो यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, क्या होगा अगर आप बहुत लंबे समय तक इंतजार करते रहें या फिर बहुत सारे पक्षों को एक साथ बेवकूफ बनाने की कोशिश करें? चलिए देखते हैं कि जब ये दांव उल्टा पड़ता है तो क्या होता है। सबसे बड़ा रिस्क तो यही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि उन्हें आपके इस खेल का पता चल जाए
और तब क्या होगा? वे सब मिलकर आपके ही खिलाफ खड़े हो सकते हैं। दूसरा रिस्क ये है कि किसी को बहुत लंबे समय तक इंतजार करवाने से उनकी चाहत धीरे धीरे अविश्वास में बदल जाती है और आखिरकार एक पॉइंट ऐसा आता है जब लोग आप में पूरी तरह से अपना इंटरेस्ट ही खो बैठते हैं। आपको लगने लगता है कि पावर आपके पास है, लेकिन ये भ्रम आपको पूरी तरह से अकेला भी कर सकता है। तो भाई, इससे बचने का उपाय क्या है? यही इस पूरी अप्रोच का सबसे बारीक और ट्रिकी हिस्सा है। कभी कभी सिर्फ दिखावे के लिए ही सही, लेकिन किसी एक पक्ष के प्रति थोड़ा कमिटमेंट दिखाना जरूरी हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, अंदर ही अंदर आपकी आज़ादी हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि वो जहाज डूब रहा है, तो वहां से चुपचाप निकलने का एक बैकडोर रास्ता आपके पास हमेशा खुला होना चाहिए। 17वीं सदी के फिलोसोफर बाल्तसार ग्रेजियन का ये कोट हमारे आज के इस पूरे एक्सप्लेनर का एकदम परफेक्ट निचोड़ है। वो कहते हैं, किसी भी व्यक्ति या चीज के प्रति खुद को समर्पित न करें, क्योंकि ऐसा करना गुलाम बनना है। खुद को कमिटमेंट से आज़ाद रखें। अपनी आज़ादी और स्पेस बनाए रखकर ही आप असल में दूसरों को अपने इन्फ्लुएंस में ला सकते हैं। तो जाते जाते हम आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं जिस पर आप जरूर सोचिएगा। आज की इस दुनिया में जो लगातार आपसे किसी न किसी पक्ष को चुनने और लॉयल बने रहने की डिमांड करती है, क्या खुद को थोड़ा पीछे रोके रहना और न्यूट्रल रहना ही आपका सबसे बड़ा और अल्टीमेट हथियार है? इस पूरी स्ट्रैटेजी के ऐतिहासिक इम्पैक्ट को देखने के बाद मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सवाल है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और आपके रिश्तों को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में सोचने के लिए बहुत कुछ है।